जय श्री राम। मैं ओम बाबू बघेल, सनातनी रक्षक ओम पर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज बहुत लंबे समय के बाद हमारा देश हमारी परंपराओं, संस्कृति, संस्कार, आस्था, अपनी सभ्यता के लिए जाग रहा है। ये जागना कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ तो कुछ लोग औरंगजेब को टेलीविज़न पर आकर के औरंगजेब जैसे आक्रांता को बली अल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारा बली अल्लाह था। और यहाँ के बुद्धिजीवी कोई कुछ नहीं कहता, सब शांत रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको कोई सांप सूंघ रहा है। लेकिन ये 2022 का भारत है। गली गली, जगह जगह, जहाँ मिलें चौराहे पर इसका जवाब दीजिए और पूरी ताकत के साथ दीजिए। इतिहास ने आपको एक मौका दिया है आप अपनी बात रखने के लिए। इतिहास हमेशा सभी को एक समय देता है, एक क्षण देता है, एक लम्हा देता है, एक पल देता है। वो समय, वो क्षण आज हमें दिया है, क्योंकि आज हमारी बात हम अच्छी तरीके से रख सकें, पूरे फैक्टों के साथ रख सकें, पूरी ताकत के साथ रख सकें। आज के इस दौर में बेवजह, बेबुनियादी भाईचारे, झूठी बातें, मक्कारी, सारे धर्म एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, गंगा जमुना तहजीब वाली बात करोगे तो जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों को आज ज़मीन से, मिट्टी में से खोद के निकाला जा रहा है, आगे चल के उसी तरीके से हमें भी मिट्टी में से खोद के निकाला जाएगा। और ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। और बड़े बड़े समारोह में कई जगह ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बड़े बड़े समारोह में लाल बहादुर शास्त्री, छत्रपति शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, तिलक जैसे महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इससे ज़्यादा खुशी तब मिलती है कि उन दोनों मक्कारों की तस्वीरें कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। तब इससे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ कोई तथ्य सुनना नहीं चाहता। यहाँ तो यहाँ के लोगों को भावनाओं में बह कर के बात करने का बहुत बड़ा शौक़ है। यथार्थ कोई सुनना नहीं चाहता। जिस देश में राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी, बुद्धिजीवी मौजूद हो, उस देश में झूठे ट्रांसफ़र ऑफ पावर से, चाटुकारिता से बने प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति एक ऐसे जाहिल गवार व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाता है जो जिपट जाहिल था, बिल्कुल पूरा गवार था, धूर्त था। क्योंकि जो पहले देश का शिक्षा मंत्री था वो सन 1888 में मक्का में पैदा हुआ, सन 1902 में भारत आया, और ना तो वह कोई स्कूल गया, ना कोई मदरसा गया, ना कोई कॉलेज गया, ना किसी प्रकार का कभी विद्यालय गया। ऐसे अनपढ़ गवार को हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, क्योंकि उसे ऐसे ही लोग पसंद थे। ऐसे लोग पसंद उसे इसलिए थे क्योंकि उसके वो चाटुकारिता थे, क्योंकि उसके मन में कोई गलतफहमी थी। आज हम जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, आप इस कहानी के पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा इस मोड़ पर क्यों खड़े हैं। क्योंकि अपनों ने ही कुछ पाप किए हैं और हमने पापियों का महिमा मंडप किया है। क्योंकि हमें एक ऐसी आदत लग गई कि हमें झूठे, मक्कार, पापी, लालची आदमियों को हमने अपना लीडर मान लिया। इसका हमने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि हम इसका विरोध करते, यदि इसका विरोध करते तो हमें पुरुषार्थी बनना पड़ता, हमें इसमें कुछ खोना पड़ता, इसमें हमें समय लगाना पड़ता, इसमें हमें अपने आप को खपाना पड़ता। इसलिए इतना पुरुषार्थ, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं था। इसलिए हमने इन सब झूठे, मक्कार, लालची लोगों को हमने अपना लीडर माना। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी गलती थी कि हमारा पुरुषार्थ हमारा तब जागा नहीं था।
तो इसीलिए हमने ऐसे झूठे मक्कार लोगों को हमने अपना लीडर माना। बात यहाँ भी ख़त्म। अब उस व्यक्ति की 1958 में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद में 1992 में कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को अपनी ओर करने के लिए, उसके नाम से कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसे 1992 में भारत रत्न दिया गया। उसे 1992 में भारत रत्न दिया गया। उसने मरने के बाद से 1992 तक ऐसा कौन सा काम किया जैसे उसे भारत रत्न देना पड़ा। ये भी एक फैक्ट की बात है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा भी है कि 1956 में प्रधानमंत्री ने सिविल अवार्ड की मीटिंग बुलाई। यहाँ तो कोई सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। यानी कि यदि यहाँ ऐसी परंपरा चल रही है, यदि कोई सच्चाई पूछता है तो उसे इतनी गाली दीजिए कि डर के मारे कोई दूसरा भी न पूछ पाए। ऐसी यहाँ पे परंपरा चल रही है। यहाँ पे सिविल अवार्ड के लिए जो लीडर रहता है, जो चेयरमैन करता है, जो चेयर करता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री रहता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 1956 में मीटिंग बुलाई अवार्ड के लिए, और सारे नाम फाइनल होने के बाद में आपको सुनने के बाद में ये आश्चर्य होगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। ये पूरे विश्व का एक ऐसा अजूबा सुनने में मिलता है कि 1956 में प्रधानमंत्री ने सिविल अवार्ड के लिए मीटिंग बुलाई और अपने आप को ही उसने भारत रत्न दे दिया गया। ये हम उस दौर से गुजरे हैं। आप अपनी गलेबान में झांक के देखिए, आपका ही वंशज जो हेलीकॉप्टर चलाता था, जो हवाई जहाज उड़ाता था, एकाएक क्या हुआ, वो देश चलाने लगा और उसे भी भारत रत्न दे दिया गया। ऐसा उसने भी क्या किया था। हम ऐसे दौर से गुजरे हैं, और यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के कलाकार, यहाँ के चाटुकारों और यहाँ के पॉलिटिक दलालों को कोई किसी प्रकार के सिविल अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें जो पहले से जो उनकी पॉलिटिक दलाली चलती आई थी, आज वो दलाली कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रही, क्योंकि हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की ओर जग रहा है। और ये उसी जागने की वजह से इनके अंदर जो हड़बड़ाहट पैदा हुई है, उसी हमारे पुरुषार्थ की वजह से पैदा हुई है, क्योंकि हमने अपना हीरो सही चुनना सीख लिया है। हमने हमारा पुरुषार्थ अपने आप में समझ लिया है। और बात ये है कि यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आपके फैक्टों और आपकी बातों को साफ दूर से आपकी झूठी और गलत साबित कर दी जाएंगी। ऐसा है, यानी कि इसलिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल करेक्ट रखिए। और ये है, हमें बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत को आज़ाद कराने के लिए की गई थी, ये हमें बताया जाता है। और देखिए कि भारत को कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत को आज़ाद कराने के लिए की गई थी, तो हम देखेंगे कि इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या है। सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसका बहुत बड़ी उसके पीछे की छाप रह गई। 1857 की क्रांति के पीछे 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो क्रांतिकारी और ब्रिटिश और अंग्रेज सरकार, अंग्रेज़ों के बीच में वो आमने सामने आ गए थे। कई लोगों की जान उन्हें गंवाना पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता खोजा गया कि आगे भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने धीरे से काम चालू किया। तो धीरे से उन्होंने काम चालू किया, तो इसके लिए
एक यूपी में इटावा नाम का एक ज़िला है, उस इटावा ज़िला के एक कलेक्टर ने एक माइंडेड लोगों की, स्मार्ट लोगों की लावी बनाई, माइंडेड लोगों की लावी बनाई। उस धीरे धीरे वो काम चलता रहा, बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ शोर करे, ये सब चलता रहा। और 1885 में जा कर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इटावा के कलेक्टर ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था ए.ओ. हुम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। और हमें पढ़ाया जाता है, हमसे पूछा जाता है कई बार कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत को आज़ाद कराने के लिए की गई। रटा रटाए हम बता देते, रटा रटाए बता देते हैं कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है। रटा रटाए हम बता देते हैं कांग्रेस पार्टी का संस्थापक ए.ओ. हुम है। लेकिन ये पता नहीं कि ए.ओ. हुम था कौन। भाई अंग्रेज था, वो अंग्रेज सरकार का एक ज़िले का कलेक्टर था ए.ओ. हुम। और इतना ही नहीं, सन 1885 में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। 1888 में जॉर्ज हुले इलाहाबाद से इसके अध्यक्ष रहे। और 1989 में सर विलियम बॉम्बे इसके अध्यक्ष रहे। 1994 में केन अल्फ्रेड डेविड इसके अध्यक्ष थे। 1910 में केन अल्फ्रेड डेविड इसके अध्यक्ष थे। 1917 में मैडम एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। अब आप बताइए, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे अंग्रेज़ों ने मिलकर के हमें आज़ादी, भारत को आज़ादी दिलाई। इतने सारे अंग्रेज़ों ने काम, ये फैक्ट की बात। इतने सारे कांग्रेस के अध्यक्ष जो अंग्रेज थे, उन्होंने मिलकर के हमें आज़ादी दिलाई। भाई ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधि हो वो ब्रिटिश सरकार के पास पहुँचे, अंग्रेज सरकार के पास पहुँचे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका और इन्हीं के वंशज कहते थे कि हमारी सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता। आज जिनके यहाँ जब सूरज उगता है तो वो आज संडे मनाते हैं। उन्हीं के वंशज आज पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम सोने से आलू बनाएंगे। उन्हीं के वंशज कहते हैं। ये यदि आप अपने तथ्य, अपनी फैक्ट यदि करेक्ट नहीं रखेंगे तो हमें ऐसा ही गुमराह किया जाएगा। आज हम जाग रहे हैं, आप तथ्यों को खोजना सीखो और तथ्यों को पढ़ना सीखो और तथ्यों के साथ में अपनी बात को पूरी ताकत से रखना सीखो। और तुर्की सन 1921 में टर्की में एक खलीफा चल रहा था जो कि अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ बताने का एक आंदोलन सा था, जिसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब वो खिलाफत आंदोलन टर्की में चल रहा था और विश्व में चलाने की योजना चल रही थी उन लोगों की। तो यहाँ पे मौलाना अली मोहम्मद दोनों ने मिलकर के गुजरात के एक शख्स से मिलकर के उन्होंने बात की कि यदि हम भारत में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो भारत के पूरे मुसलमान भारत को आज़ाद कराने में हमारी मदद करेंगे। ये वो गुजराती समझ नहीं पाए और उन्होंने खिलाफत का मतलब पूछा कि खिलाफत का मतलब, तो वो दोनों इतने चाटुकार थे कि उन्होंने बताया कि भैया खिलाफत का मतलब होता है कि अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेज़ सरकार के हम सब खिलाफ, खिलाफत का मतलब ये। उनने अच्छा बोला और शुरू हो गए।
किया, लेकिन इसका तो खिलाफत मूवमेंट जब हमारे देश में जगह जगह चली तो इसका परिणाम ये भुगतना पड़ा कि केरल के अंदर एक मोपला में 10,000 हिंदू महिलाओं की हत्या की, नरसंहार किया और अस्मिताओं को लूटा। तब ये सवाल गांधी जी से पूछा गया, जब तो कोई 1921 में आरएसएस नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद नहीं था, कोई हिंदूवादी संगठन नहीं थे, यहाँ तो पूरी गंदगी और पूरा सब कुछ जो भी होता है पूरी गंदगी और आरएसएस जैसे संगठनों पर छोड़ देते हैं। ये बुद्धिजीवियों का काम था, तब तो नहीं था। जब गांधी जी से जब ये पूछा गया खिलाफत आंदोलन में ये हुआ तो गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपसे यही है कि आप अपनी बात को पूरी ताकत से रखिए, फैक्ट के साथ रखिए और पढ़ने की आदत डालिए, फैक्ट को खोजिए, तथ्यों के साथ रखिए, यदि और गलत का विरोध कीजिए, पुरुषार्थी बनिए, अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा कीजिए। जब आप सत्य बोलोगे तो आपके अंदर या पुरुषार्थ पैदा हो गई, आप पुरुषार्थी बनोगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। यही है, आज हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है और जागने की स्थिति में भी है, और आगे चल के यदि यही माहौल रहा, हम यदि अपना हीरो ऐसे ही अच्छा चुनते रहेंगे तो सब कुछ ठीक होता रहेगा और पुरुषार्थी लोग पैदा होते रहेंगे। जय श्री राम।